Hey everyone, this is going to be the class 2 of animal husbandry। ये जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन का, ये हर उस बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स साबित होगा जो कि IBPS AFO को एस्पायर कर रहा होगा या आने वाले समय में CG व्यापम एग्रीकल्चर टीचर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जम करके, या फिर PAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का प्रिपरेशन अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कर रहा है, सो ये कोर्स आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्लास नंबर 1 हमारे ऐप के एनिमल हस्बेंड्री कोर्स सेक्शन के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और ये होगी क्लास नंबर 2। ये क्लास नंबर 2 कहने के लिए सेकंड क्लास है, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा बिकॉज आज के इस सेशन में और आने वाले 2 से 3 क्लासेस में मैं एनिमल हस्बेंड्री पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अल्फाबेटिकली आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत यूजफुल सेशन होगा अगर आप एनिमल हस्बेंड्री को अच्छे से समझना चाहते हैं। सो आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले टर्म के साथ। द वेरी फर्स्ट टर्म विच इज विजिबल टू यू पीपल इज एबेटॉयर। एबेटॉयर का मतलब क्या है मैंने इसीलिए हिंदी में भी लिख रखा है ताकि अगर आप में से कोई भी हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स हो तो उन्हें भी चीजें अच्छे से समझ में आए। यहाँ लिखा है एबेटॉयर का मतलब होता है स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस जिसे हिंदी में कसाई खाना भी कहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे आगे किसी भी चीज को समझाने की जरूरत होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है एंड दैट इज एबोमेज्म। अब ये एबोमेज्म क्या होता है, तो ये चौथे नंबर का या ये ट्रू स्टमक माना जाता है एनिमल्स का। स्टमक के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनमें से पहले का नाम है ओमेज्म, दूसरे का नाम रूमेन, मैं क्रम के अनुसार नहीं बता रही हूं, मैं इन जनरल बता रही हूं। नेक्स्ट वी हैव रेटिकुलम, और चौथे स्टमक का नाम तो हमने बता ही दिया, दैट्स एबोमेज्म। सो एबोमेज्म अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन से नंबर के स्टमक का हिस्सा है, सो दिस इज द 4th नंबर का स्टमक एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू स्टमक। सही मायने में जो स्टमक है दैट इज एबोमेज्म। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, दैट्स एडीएफ। बहुत बार पेपर्स का सवाल एडीएफ का फुल फॉर्म बता दो, ये भी होता है। तो सबसे पहले आप फुल फॉर्म जानिए, एसिड डिटर्जेंट फाइबर। और यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक है जिसको मैं करेक्ट कर देती हूं, दिस इज फोरेज। फिलहाल क्योंकि ये सेकंड क्लास है और आप टर्मिनोलॉजीज बस सीख रहे हो, तो आपको मैं इतना ही कहूंगी कि आप फुल फॉर्म पकड़ ले, एसिड डिटर्जेंट फाइबर। और दूसरी चीज आप याद रखें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे फोरेज के क्वालिटी को, चारे की क्वालिटी को डिटरमाइन करने में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। सो इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ फोरेज, दैट इज मोर देन इनफ। चौथा टर्म है एडिपोज टिश्यू। देखो एडिपोज टिश्यू तुम्हारे अंदर भी है, ह्यूमंस का भी होता है, खासियत ये एनिमल्स में भी होगा बिकॉज फाइनली तो हम भी एनिमल ही हैं भाई। सो एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी का ऐसा उत्तक होता है, ऐसा टिश्यू होता है जो बहुत ही ज्यादा फैटी होता है। सो दिस इज द फैटी टिश्यू ऑफ एनिमल्स। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं कि एडिपोज टिश्यू वसा का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, वसा यानी कि फैट का। कमिंग टू द 5th टर्म एंड दैट्स एगैलेक्टिया। याद रखिएगा जब हम डिजीजेस वाले सेक्शन में आएंगे तो वहां पर ये सारे टर्म्स जैसे एनोरेक्सिया, एगैलेक्टिया, ब्लोटिंग, ये सब बार बार आपको पढ़ने होंगे। तो क्यों ना हम टर्मिनोलॉजी वाली ही क्लास में इन सारी चीजों को क्लियर करते चले। एगैलेक्टिया की अगर मैं बात करूं तो इट इज द फेलियर टू सिक्रीट मिल्क फॉलोइंग पार्ट्यूरेशन, यानी प्रसव के बाद जो मिल्क सिक्रीशन का प्रोसेस होता है अगर वो ना हो पाए तो इसी प्रोसेस को हम एगैलेक्टिया कहते हैं। 6th नंबर का टर्म एल्वियोलस। आप अगर चेक करेंगे तो ये पीएटी का सवाल भी रह चुका है, और पीएटी से जज मत कर लीजिएगा कि ये हमारे आईबीपीएस एएफओ में या हमारे सीजी व्यापम एजी टीचर के पेपर में ऐसे सवाल नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हैं बिकॉज एनिमल हस्बेंड्री का जो सिलेबस है पीएटी का, दिस इज मोर और लेस सिमिलर टू सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर एंड ऑल्सो इट इज वेरी मच सिमिलर टू आईबीपीएस एएफओ। सो एल्वियोलस क्या है? इट्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड इन द मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड जिसे हिंदी में दुग्ध ग्रंथि भी कहा जाता है, इसमें पाए जाने वाला एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जहां पर फीमेल बॉडी में मिल्क की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो एल्वियोलस कौन से ग्लैंड से रिलेटेड स्ट्रक्चर है? तो इट इज रिलेटेड टू द मैमरी ग्लैंड।
और ये किस प्रोसेस से रिलेटेड है, तो मिल्क सिक्रीशन से रिलेटेड ये टिश्यू होता है जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। कमिंग टू द नंबर 7th टर्म एंड दैट्स एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब है भूख ना लगना, दैट्स लैक ऑफ एपेटाइट। बहुत बार ऐसा होता है, आप बीमार पड़ जाते हो, आपको बुखार है, आपकी भूख ही मर जाती है, तो उस कंडीशन को तुम्हारे केस में भी एनोरेक्सिया कहते हैं, मेरे केस में भी एनोरेक्सिया कहते हैं, कैटल्स के केस में, हॉर्सेस के केस में, कैमल्स के केस में भी एनोरेक्सिया ही कहा जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म एंड दैट्स बैक फैट। बैक फैट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्वाइन्स में यानी कि पिग्स में यूज किया जाता है, और याद रखिएगा कि ये पिग्स का एक अनडिजायरेबल ट्रेट होता है। बहुत बार सवाल ऐसे आ जाते हैं कि बताइए जब हम स्वाइन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो कौन सा कैरेक्टर है, वो कौन सा ट्रेट है। ट्रेट एक्चुअली कैरेक्टर को ही कहा जाता है जो कि अनडिजायरेबल माना जाता है, एंड दैट इज बैक फैट। फिलहाल इतना ही जानोगे। आगे बढ़ते हैं 9वें टर्म की ओर, एंड दैट्स बैरल। अब ये बैरल टर्म क्या है, तो 4 लेग यानी सामने वाले पैर और पीछे वाले पैरों के बीच में जो पार्ट है, जो हिस्सा है, इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बैरल कहते हैं। सो इट्स द पार्ट बिटवीन द 4 एंड द रियर लेग्स। रियर लेग्स जिसे आप हाइंड लेग्स या पीछे वाले पैर भी कह सकते हो। 10वां टर्म बैरो। नाउ व्हाट इज दिस बैरो? अ मेल स्वाइन, स्वाइन मतलब सुअर होता है, पिग होता है, that was castrated at an early stage। एक ऐसा मेल पिग जिसका कास्ट्रेशन काफी पहले, बहुत बचपने में ही कर दिया गया हो, ऐसे मेल स्वाइन्स को हम क्या कह देते हैं, बैरो कह देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि बैरो इज अ टर्म रिलेटेड टू विच एनिमल, सो इट्स रिलेटेड टू स्वाइन which is also known as pig in English। Coming to 11th term, bleating is the noise made by goats। जी हाँ, क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि भैया पार्ट्यूरेशन, प्रसव के प्रोसेस को अलग अलग जानवरों में क्या कहते हैं। जैसे आईबीपीएस एएफओ में पिछले साल ही रैबिट के प्रसव वाले प्रोसेस को, पार्ट्यूरेशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था। नॉइज किस जानवर का क्या है, ये पूछा जाता है। ग्रुप ऑफ जानवरों को क्या कहा जाता है, ये भी एक सवाल है। जैसे शीप, शीप के ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ब्लीटिंग टर्म भी याद रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट्स ब्लोट। अभी जस्ट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि स्टोमक के 4 मेन हिस्से होते हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबोमेजम, जिसमें से ट्रू स्टमक या 4th नंबर का स्टमक एबोमेजम होता है। अब ये ब्लोटिंग क्या है, तो गैस का भर जाना एनिमल के स्टमक के किस हिस्से में, र्यूमेन में। भैया तुमको भी तो बहुत बार नहीं बोलते आज मैंने ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा गैस हो रहा है, भैया इनो खा लेता हूँ या कोई दवा ले लेता हूँ गैस को खत्म करने के लिए। तो गैस का एक्यूमुलेशन जब जानवरों के र्यूमेन में हो जाता है तो इसी प्रोसेस को वी कॉल इट एज ब्लोटिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म एंड दैट्स कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है एनिमल हस्बेंड्री में जो कि नॉर्मली आपको चिक्स में देखने को मिलेगा। एंड आई नो कि आप सभी बच्चे जानते हैं चिक्स इज द बच्चा ऑफ इमेच्योर स्टेजेस ऑफ चिकन्स। कैनाबलिज्म का लिटरल मीनिंग देखेंगे तो अपने ही प्रजाति के लोगों को, अपने ही प्रजाति के सदस्यों को खाना, उनको मार डालना कैनाबलिज्म होता है। उनको परेशान करना भी कैनाबलिज्म ही है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 1 पिग और चिकन बाइटिंग द टेल और अदर पार्ट्स ऑफ अनदर। या तो खा जाते हैं अपने ही प्रजाति के सदस्यों को, या फिर उनके पंख को खा गए, उनके पैर को काट दिया, उनको काट दिया, ये सारा भी कैनाबलिज्म में आ जाता है। कमिंग टू 14th नंबर टर्म जिससे आप सभी बच्चे भली भांति परिचित हैं, दैट्स कोलेस्ट्रम। Everybody of you must be knowing about colostrum because this is not a new term. Colostrum is the first milk produced by female. Yes, ये पहला गाढ़ा दूध होता है जो कि फीमेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है विटामिन ए का भी। कमिंग टू 15th नंबर टर्म एंड दैट्स कॉप्रोफेजी। अब देखो सवालों के तो बहुत सारे टाइप्स हैं। सवाल ऐसा भी आ जाता है कि कॉप्रोफेजी क्या है, सवाल ऐसा भी आ जाता है कि किस जानवर में आप कॉप्रोफेजी देखोगे। तो कॉप्रोफेजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू रैबिट्स। रैबिट्स सिलेबस में नहीं होने के बाद भी आईबीपीएस एएफओ में पिछले साल की बात मैं कर रही हूँ, अभी 2024 चल रहा है, 2023 में इसके पार्ट्यूरेशन मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है पूछ लिया गया था। तो ऐसा ना सोचे कि हमारे सिलेबस में नहीं था, हमने नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन में 12वीं में नहीं पढ़ा तो हमें नहीं पूछा जाएगा। इट इज नथिंग लाइक दैट।
बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिंगल थिंग। कॉप्रो मतलब होता है टॉयलेट, ठीक है, एक्सक्रीटा। तो भाई रैबिट्स में एक अजीब प्रकार का बिहेवियर है कि वो अपने ही पॉटी को खाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे फेसिस का भी मतलब एक्सक्रीटा होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रोसेस को वी कॉल इट एज कॉप्रोफेजी। कॉप्रो मतलब पॉटी, फेजी मतलब खा जाना, अपने ही पॉटी को खा जाना, दैट्स नोन एज कॉप्रोफेजी। हर जानवर में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, काफी स्पेसिफिक होता है ये रैबिट्स के केस में। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स में, बिकॉज IBPS AFO की बात करूं, PAT की बात करूं, एग्रीकल्चर टीचर के पेपर की बात करूं, हर इस पेपर में आप देखोगे ब्रीडिंग से सवाल आता ही आता है। लाइन ब्रीडिंग क्या है, डबल क्रॉस क्या है, सिंगल क्रॉस क्या है, ऐसे सवाल आते हैं। तो कलिंग भी वही ब्रीडिंग में आपको एक इंपॉर्टेंट शब्द है जो बार बार रिपीट होते नजर आएगा। कलिंग का मतलब ही होता है ऐसे जानवर जिनमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर है। जैसे अभी तुमने पढ़ा ना स्वाइन में बैकफाट, वो जो होता है दैट्स एन अनडिजायरेबल ट्रेट। तो ऐसे जानवरों को ग्रुप से हटा देना जिसमें कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर नजर आ रहा हो, जो हेल्दी जानवर ना हो, उनको बाहर कर देना, दैट इज नोन एज कलिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये टर्म आपको आना चाहिए बेटा कि कलिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल एनिमल्स। 17th नंबर टर्म इज डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब होता है टेल को रिमूव करना। काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है शीप के केस में। अभी आप बिल्कुल ना पढ़ें कि डॉकिंग किस पर्टिकुलर चीज के लिए किया जाता है, वो तो डिटेल्ड क्लास है। और मैंने आपको पहले ही शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बता दिया कि दिस इज नॉट अ डिटेल्ड क्लास। भाई क्लास नंबर 2 में आप डिटेलिंग में कहां से पहुंच जाओगे, पहले बेसिक तो क्लियर करो। आधे दर्जन बच्चे जो देखेंगे क्लास को या जो इस कोर्स में एनरोल होते हैं या हो चुके हैं, उनको टर्मिनोलॉजी ही नहीं आती है और आप बड़े बड़े हाईफाई शब्दों को समझने के लिए बैठ जाते हो, तो ऑब्वियस बात है आपको दिक्कत तो जाएगी समझने में। Docking is the removal of tail and this is a specific term related to sheep. Just remember this. Next we have dressing percentage. अब ये ड्रेसिंग परसेंटेज क्या, कार्कस जानते हो क्या होता है? एनीथिंग दैट इज डेड, डेड बॉडी को हम कार्कस भी कह देते हैं। तो कार्कस के वेट को जब आप जिंदा जानवर के वेट से भाग देते हैं, जो वैल्यू मिलेगी उसे हम ड्रेसिंग परसेंटेज कहते हैं। और तुम ऐसी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में सवाल आ जाता है कि बताओ भैया ड्रेसिंग परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करोगे, या कार्कस के वेट को जब आप जिंदा जानवर के वेट से डिवाइड करते हो तो आपको क्या चीज मिलती है। सो यू गेट ड्रेसिंग परसेंटेज। सो यू कैन नॉट इग्नोर सच काइंड ऑफ टर्म्स, आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू 19वां टर्म, 19th नंबर का टर्म है ये, एंड दैट्स ड्राई काउ। याद रखना ड्राई का मतलब सूखा होता है, और जब आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हो तो वो समय जिस दौरान जानवरों में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है या होना बंद हो जाता है, ऐसे पीरियड को, ऐसे जानवरों को हम ड्राई एनिमल्स बोलते हैं। काउ के केस में ऐसा हो रहा है तो ड्राई काउ कहोगे। जैसा डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख रखा है, अ काउ दैट इज नॉट प्रोड्यूसिंग मिल्क। यस, ऐसी गैया जो कि मिल्क का प्रोडक्शन नहीं कर रही है उसे हम ड्राई काउ कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज डिस्टोसिया। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। डिफिकल्टी इन डिलीवरिंग। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी का समय आता है तो जो लेबर पेन होता है, अगर वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो, बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो जानवरों में, जिसकी वजह से बच्चे को डिलीवर कर पाने में डिफिकल्टी महसूस होती हो जानवर को, तो इसी प्रोसेस को वी कॉल इट एज डिस्टोसिया। भाई ये सब नहीं समझोगे तो मेरी बात मानिएगा, आपको जब मैं डिजीजेस पढ़ाऊंगी, बिकॉज डिजीजेस फेवरेट पार्ट है, वो भी टॉपिक समझ नहीं आएगा। अभी से आप पढ़ते चलोगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी। अब ये 21 नंबर का टर्म देखो। पीएटी के हमारे छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले 12वीं लेवल के एग्जाम में फ्लशिंग जैसे टॉपिक से सवाल आया हुआ है, और वो भी हाल में। फ्लशिंग ध्यान रखिएगा शीप में यूज होने वाला काफी कॉमन टर्म है, यही क्वेश्चन था एक्चुअली पीएटी का। और क्या होता है, ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले जो फीमेल्स होती हैं उनको बहुत ही अच्छे मात्रा में खाना खिलाना, हेल्दी खाना खिलाना, ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस 100% हो जाएं, क्योंकि अच्छा खाएंगी तो हेल्दी रहेंगी, कॉन्सेप्शन के चांसेस, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। इस मैकेनिज्म को फ्लशिंग कहते हैं। तो आप में से जिन भी बच्चों को लगता है ना कि भाई पीएटी मैम ने कह दिया तो हमें कैसे फायदा करेगा IBPS AFO में, हमें कैसे फायदा करेगा व्यापम एग्रीकल्चर टीचर के पेपर में, यही तो गलत फहमी है। मोर और लेस सिलेबस सेम है,
तो सवाल रिपीट होंगे ही होंगे। आपको इसीलिए एक एक चीज पर ध्यान देना है। ए से लेकर के जेड तक जितने भी एनिमल हस्बेंड्री में टर्म्स यूज होते हैं मैं सब डिस्कस करूंगी आने वाले 2 से 3 क्लासेस में। तो जरा सिंसियरली इन सारे क्लासेस को देखते जाइएगा और नोट्स मेकिंग जरूर कीजिएगा। अब देखो, ये 22वां नंबर का टर्म, आई एम श्योर ये आप सभी लोगों के लिए बहुत नया टर्म होगा, शायद ही किसी ने ध्यान से पढ़ा भी होगा इस टर्म को, फ्रीडमैन टेस्ट। अब फ्रीडमैन टेस्ट इज अ टेस्ट जो कि प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन करता है जानवरों में। ठीक है, अब पूरा प्रोसेस नहीं जानने की जरूरत है भाई, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स। आपको बस ये करना है कि आईबीपीएस एएफओ के लिए हमारे से सवाल बन जाए, व्यापम एग्रीकल्चर टीचर का पेपर जब भी हो हमसे सवाल बन जाए, पीएटी का पेपर जब होना है तब होगा, उसमें हमसे सवाल बन जाए। आपका ये टारगेट होना चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम वेटनरी डॉक्टर्स आफ्टर रीडिंग दिस। सो टारगेटेड रखिए अपने अप्रोच को, जितना पढ़ा रहा है टीचर उतने अच्छे से पढ़ते जाइए। अभी देखिए नेक्स्ट टर्म है ग्लूकोनियोजेनेसिस। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन और फैट। जब प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो तो इसी प्रोसेस को वी कॉल इट एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और मैं आपको बताते चलूं, ये केवल एनिमल हस्बेंड्री के टर्म्स नहीं है। ये जो 23वां 24वां और 25वां शब्द आपको दिख रहा है भाई, ये तो हमारे आईजीकेवी सीटी के द्वारा कंडक्टेड, आई मीन आईजीकेवी के द्वारा कंडक्टेड सीटी के पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो पढ़ाई कभी वेस्ट जा ही नहीं सकती है। पढ़ाई विल ऑलवेज बी यूजफुल, हर एक फेज ऑफ लाइफ में आपको हेल्प करेगा और हर एग्जाम में हेल्प करेगा। नेक्स्ट टर्म इज ग्लाइकोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजेन। ग्लूकोज प्रोटीन और फैट से बन रहा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जा रहा है ग्लाइकोजन में और ये ग्लाइकोजन जाकर के फिर तुम्हारे लिवर सेल्स में और मसल्स में स्टोर हो रहा है, तब इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। नाम से तो समझ में आ रहा है, जेनेसिस मतलब बनना, ग्लाइकोजेन मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस। एक और टर्म है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। मतलब अगर ग्लाइकोजन के टूटे जाने से या तोड़ देने से हमें ग्लूकोज मिलता हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ही होता है टूटना। क्या टूट रहा है? ग्लाइकोजन टूट रहा है। टूटने के बाद क्या दे रहा है? ग्लूकोज दे रहा है। सो ये थे 25 टर्म्स विच आई हैव डिस्कस्ड टुडे। हो सकता है 1 से 2 सेशन और लगे और मैं बाकी बचे हुए टर्मिनोलॉजीज को कंप्लीट कर दूं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे की क्लासेस को शुरू करने से पहले इन सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से आप सभी को वाकिफ करा दूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद आपको मजा आएगा एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ने में। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।